Good morning, everyone. Welcome back to our class. So, our second chapter, अपराजिता. इस कहानी में एक ऐसी अपंग बालिका का चित्रण है जिसने अपने कठोर अध्यवसाय, उत्साह और लगन के बल पर उन्नति के बहुत ऊंचे शिखर को छू लिया. आइए इस चैप्टर को रीड करते हैं. कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण मीन्स असाधारण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता मीन्स खालीपन बहुत छोटी होने लगती है. हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी मीन्स मन की बात को जानने वाला ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न अलग कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया. फिर भी हमें से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता. हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के अपने दुख के समय में विधाता को दोषी नहीं ठहराता. मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशापग्रस्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है. मैंने अभी इसी महीने एक ऐसी अभिशापग्रस्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु वह उसे भी सर झुका करके आनंदित मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं. उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था. अपनी शानदार कोठी में पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई. कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई. दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता मीन्स कुशलता से नीचे उतारा. फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर पर पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई. मैं फिर नित्य समय पर उसका यह विचित्र आवागमन आना जाना देखती और आश्चर्यचकित रह जाती. मैं प्रतिदिन उसका यह विचित्र आना जाना देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो. धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ. कहानी सुनी तो दंग रह गई. नियति भाग्य के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना मीन्स देवी, मुझे किसी देवी से कम नहीं लगी. मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े. मैं चाहती हूँ मेरी इस पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्र से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था. वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था. लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी. चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया. प्राण तो बच गए परंतु दायां हाथ चला गया. उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा. पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई. केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिया. वह अपने जीवन से हार मान लिया. इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र है, सदा उत्फुल्ल अति प्रसन्न है. वह हमेशा
प्रसन्न रहने वाली है। चेहरे पर विषाद, गम या फिर उदासी की एक रेखा भी बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह पर विषाद, गम या फिर उदासी की एक रेखा भी नहीं है। उसके चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी नहीं है। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रति क्षण भरपूर जीने की उत्कंठ, तीव्र जीने की इच्छा और जिजीविषा में जीने की इच्छा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल जाएगी। मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडेटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? फेलोशिप मीन्स शोधवृत्ति मिल सकती है। मुझे वहाँ की कोई शोधवृत्ति मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं, कंठगत मीन्स गले तक पहुँचा हुआ हो जाते हैं कि जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी एक एक अंग फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी प्रतिभा निरंतर डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। इस युवती ने क्या कहा? मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा भी सहारा ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना सकूं। इसीलिए मैंने एक ऐसा नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीर दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री को, मनचाही वस्तु को मेज पर से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस निपुणता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद मीन्स कष्टदायी भूमिका है। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में यह कह सकते हैं। देखा जाए यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जन्नी श्रीमती T सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की
और इस साधना का सुखद अंत हुआ सन 1976 में। इस साधना का सुखद अंत कब हुआ? 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास।